कहाँ ट्रांसफर होगा? हॉट बॉडी में या हॉट रिजर्वायर। एट हाई टेम्परेचर T1। तो ये है वर्किंग बॉडी जो वर्क करेगा किस पर? वर्किंग सब्सटेंस पर। इसमें से पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगा Q2, इस पर जब एडिशनल वर्क होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट कहाँ चला जाएगा? हॉट रिजर्वायर में या हॉट बॉडी में। अब जो एक्चुअल रेफ्रिजरेटर है वो कैसा होता है हमारे घर में? रेफ्रिजरेटर में हम जो सामान रखते हैं वो कोल्ड बॉडी होता है, हमें उसी को और ठंडा करना होता है, तो उससे हीट एब्जॉर्ब होता है। हीट एब्जॉर्ब कौन करेगा? CFC, फ्रियॉन गैस उसको कहते हैं, है ना, उसको कहा जाता है फ्रियॉन गैस, CFC, डाईफ्लोरो मेथेन, यही कहलाता है फ्रियॉन गैस। तो ये गैस हीट एब्जॉर्ब करता है किससे? जो मटेरियल हम फ्रिज के अंदर रखते हैं, और इस पर कंप्रेसर वर्क करेगा तो उसका टेम्परेचर और बढ़ जाता है, क्योंकि वर्क भी हुआ और हीट एब्जॉर्प्शन हुआ। तो जितना एब्जॉर्प्शन हुआ उससे ज्यादा हीट एक हॉट बॉडी में जाता है। हॉट बॉडी कहाँ है? जिस सराउंडिंग में फ्रिज रखा होता है वो आपका हॉट बॉडी है। और पीछे देखे होंगे पहले जो ओल्ड फ्रिज होता था पीछे एक कॉइल लगा होता था, उसी कॉइल के थ्रू हीट बाहर जाता था। अब तो अंदर ही रहता है, अब वो बाहर दिखाई नहीं देता है। तो जो आपका इन्वायरमेंट है वो हॉट बॉडी है। जिस कमरे में फ्रिज रखा जाएगा इसीलिए वो कमरा और गर्म होगा, क्योंकि जितना हम मटेरियल रखेंगे फ्रिज के अंदर उससे उतना ही ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होगा और वो सराउंडिंग में इवॉल्व होगा, सराउंडिंग में रिजेक्ट होगा, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये होता है सिस्टम। तो इसका मतलब इसमें रिवर्स प्रोसेस होता है देन द हीट इंजन। और हर एक, चाहे हीट इंजन हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो या हीट पंप हो, सभी रिवर्सिबल हीट इंजन होते हैं जो कैरनॉट ने बताया था। तो ये ब्लॉक डायग्राम बनाया था, लिखिए थोड़ा सा। रेफ्रिजरेटर लिखिए, कैरनॉट इंजन is perfectly reversible engine, perfectly reversible engine. It can work as heat engine at heat engine and heat pump or refrigerator. When it work as a refrigerator, small amount of heat Q2 it absorbed by the cold body, ब्रैकेट में कोल्ड बॉडी में लिख लो फूड मटेरियल प्लेस्ड इन रेफ्रिजरेटर। एडिशनल अमाउंट ऑफ वर्क W, एडिशनल
amount of work W is done on it additional amount of work W is done on it by the compressor then a large amount of heat Q1 transfer to a hot body at higher temperature T1 अब इसमें अभी हमने बताया था जो कोल्ड बॉडी है या जिसको हम कोल्ड रिजर्वायर कहते हैं, वो क्या है? वो हमारा फूड मटेरियल जो हम रखते हैं फ्रिज के अंदर, फूड मटेरियल, वाटर या कोई भी मटेरियल जो उसमें रखते हैं ठंडा करने के लिए, वो कोल्ड बॉडी है या कोल्ड रिजर्वायर है। उससे हीट एब्जॉर्ब कौन करता है? ये गैस, फ्रियॉन गैस या डाइफ्लोरोमेथेन गैस होता है। जब ये गैस नहीं रहेगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो ये फ्रिज के अंदर जब आप फ्रिज खोलते होंगे तो एक भाप टाइप का दिखाई देता है, वो वही गैस है, फ्रियॉन गैस होता है। और इस पर कंप्रेसर, फ्रिज में नीचे एक मोटर लगा होता है, जो कंप्रेसर एक मशीन होती है उसको ऑपरेट करता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर जब कंप्रेसर को ऑपरेट करेगा तो उस गैस पर एडिशनल वर्क होता है। तो पहले तो हीट उसने ले लिया और उस पर वर्क डन भी हुआ, तो फिर उसकी एनर्जी बढ़ जाती है या उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट कहाँ रिजेक्ट होगा या कहाँ लिबरेट होगा? जो सराउंडिंग होगा फ्रिज का या जो इन्वायरमेंट होगा उसमें वो हीट को रिजेक्ट या लिबरेट करता है, जिससे वो सराउंडिंग धीरे धीरे हीट होता है और जो फूड मटेरियल होता है वो धीरे धीरे कूल होता है। ये प्रोसेस है इसमें। तो इसमें एक टर्म कभी कभी पूछा जाता है कौन सा गैस होता है, तो यही है डाइफ्लोरोमीथेन। ये होता है एब्जॉर्बर, ये हीट का एब्जॉर्प्शन करता है बाय द मटेरियल। फिर इसमें पूछा जाता है वर्क परफॉर्मेंस, कितना वर्क हुआ इसका। तो वर्क परफॉर्मेंस क्या होगा? वो होता रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब एंड वर्क डन बाय द कंप्रेसर टू एब्जॉर्ब दैट हीट। यानी जितना हीट एब्जॉर्ब हुआ उतना हीट एब्जॉर्ब करने के लिए कंप्रेसर जितना वर्क करेगा, उन दोनों का रेशियो। इसका मतलब W अपॉन यानी Q2 अपॉन W, उसको कहते हैं वर्क परफॉर्मेंस। तो ये है वर्क परफॉर्मेंस, इसको ओमेगा लिखते हैं। तो ये है हीट एब्जॉर्ब्ड तो कितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है? Q2 अपॉन अमाउंट ऑफ वर्क डन। टू एब्जॉर्ब दिस हीट, तो ये होता है W। तो Q2 बाई W है ये। तो यहां देखिए, यहां क्या रिलेशन आया? Q1 लार्ज है तो Q1 ही क्या है? W प्लस Q2 है। तो यहां से W आ जाएगा, W इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो वही यहां लिखेंगे, ओमेगा इक्वल टू कितना आया? Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। Q2 को नीचे ले जाएं
तो ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन Q1 बाई Q2 माइनस Q2 बाई Q2, तो -1 लिख सकते हैं। तो ये है वर्क परफॉर्मेंस, और यही टेम्परेचर का रेशियो रहता है Q1 अपॉन Q2, ये होगा T1 अपॉन T2, किन टेम्परेचर पर वो वर्क कर रहे हैं। तो इससे हम ओमेगा निकाल लेते हैं, ये आएगा 1 अपॉन T1 बाई T2 -1, तो इससे ओमेगा इक्वल टू आया, T2 ऊपर जाएगा एलसीएम जब लेंगे, तो T2 अपॉन T1 माइनस T2, ये होता है वर्क परफॉर्मेंस। जो आइडियल रेफ्रिजरेटर है वैसे वर्क परफॉर्मेंस की वैल्यू 2 to 7 होता है, 2 से 7 तक होता है इसकी वैल्यू। लेकिन जो आइडियल रेफ्रिजरेटर है या गुड रेफ्रिजरेटर आप जिसको कहते हैं, जिसकी रेटिंग सबसे अच्छी है, उसमें W की वैल्यू 6 होता है। इसी तरह पहले लिख लीजिए, पूरा फिगर तो बनाया था पहले ना, हाँ तो पूरा लिख लीजिए। हाँ, मटेरियल को जल्दी ठंडा करेगा। नहीं, बंद करोगे तो लाभ थोड़ा कोई होगा। कंप्रेसर लोग सोचते हैं कि बंद कर देंगे तो कंप्रेसर नहीं चलेगा। नहीं, ठंडक में भी वो ऑपरेट करना चाहिए, नहीं तो गैस सूखने लगता है। तो जब ऑपरेशन में रहता है तो उसमें कोई डिफेक्ट नहीं आता। आप ठंडी भर 4 महीना बंद कर दोगे तो गैस धीरे धीरे सूख जाएगा। कभी कभी होता है ज्यादा दिन बंद कर दिया तो सूख गया गैस, तो फिर से डलवाना पड़ेगा, ये समस्या आती है। और दूसरा, कंप्रेसर तभी चलता है जब ठंडा करने की जरूरत होगी। आप बार बार फ्रिज को खोलोगे तो कंप्रेसर ज्यादा चलेगा। क्यों? जब आप खोलोगे तो जो बाहर की गर्मी है वो अंदर चली जाती है, फिर उसको ठंडा करना पड़ेगा, तो कंप्रेसर ज्यादा चलेगा। इसलिए फ्रिज को बार बार खोलना नहीं चाहिए, ये है। और कंप्रेसर जैसे ही टेम्परेचर जितना सेट होना चाहिए उस टेम्परेचर तक जैसे ही वो पहुंचेगा तो ऑटो कट होता है, उसमें कंप्रेसर अपने आप बंद हो जाता है। तो ठंडियों में कंप्रेसर कम चलेगा और गर्मियों में कंप्रेसर ज्यादा चलता है, ये है। लिख लिया पूरा? मेन पार्ट ये है, ये पूछा जाएगा वर्क परफॉर्मेंस क्या होता है। उसमें होता है एफिशिएंसी और इसमें होता है वर्क परफॉर्मेंस। लिखिए, द रेंज ऑफ वर्क परफॉर्मेंस ओमेगा, द रेंज ऑफ वर्क परफॉर्मेंस ओमेगा इज फ्रॉम 2 to 7, 2 से 7, इज फ्रॉम 2 TO to 7 for a good refrigerator, for a good refrigerator omega is about 5 or 6, omega is about 5 or 6, या तो 5 होगा या 6 होगा। बहुत अच्छा रेफ्रिजरेटर है तब 6 होगा, नहीं तो 5 रहेगा। अब सिमिलर ही होता है हीट पंप, उसमें भी यही प्रोसेस है, लेकिन हम उसको किसी इन्वायरमेंट को ठंडा करने के लिए नहीं, गर्म करने के लिए यूज करते हैं। हीट पंप को हम ठंडी में रूम को गर्म करने के लिए, या अपनी गाड़ी जैसे कार और होता है उसमें लगे होते हैं पंप, हीट पंप, तो गर्मी में एसी चलता है जैसे ठंडा करने के लिए, वैसे गर्मी ठंडियों में हीट पंप चलता है जो गर्म करता है उसको। तो वो भी ऑपरेशन ऐसे ही होता है, ऑपरेशन उसका भी वैसे होगा, बस सिस्टम जो इन्वायरमेंट में इजेक्ट करता है वो हीट, जैसे उसका इन्वायरमेंट वो रूम हो जाता है, तो रूम में जब हीट इजेक्ट करेगा तो रूम गर्म होगा, और बाहर से वो लेता है उसमें भी सिस्टम सेम रहेगा।
उसका परफॉर्मेंस इससे कम रहता है, उसका वर्क परफॉर्मेंस 2 से 5 तक ही होता है। और जो बढ़िया अगर हीट पंप है तो उसका 3 है, अबाउट 3 होता है हीट पंप का। तो दोनों का वर्क माने ये जो वर्किंग होता है फिनोमिना या मशीन का वो एक ही रहता है, लेकिन अलग अलग पर्पज के लिए यूज करते हैं। एक में हम गर्म करने के लिए यूज करते हैं और एक में ठंडा करने के लिए, बस यही अंतर है दोनों में, है ना। लिख लिए, इन द सेम वे हीट पंप, उसमें कुछ अलग नहीं लिखना है, यही है। इन द सेम वे हीट पंप, हेडिंग लिख लो। इन द सेम वे हीट पंप used to warm, गर्म, warm certain environment, जैसे रूम हुआ, गाड़ियां हुई, है ना, कार है, बस है, इन सबको। इट्स वर्क परफॉर्मेंस इज अबाउट 2 to 5, 2 से 5 तक होता है, 2 to 5 फॉर बेस्ट हीट पंप ओमेगा इक्वल टू 3, 3 के आसपास रहता है। तो कभी ये सब वैल्यू हो सकते पूछे, वैसे इन जनरल पूछा नहीं जाएगा। अब 2 टॉपिक इसमें छोटे छोटे और हैं, एक है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, जिसमें डिफरेंट स्टेट से होता हुआ सिस्टम अपने इनिशियल स्टेट में रिटर्न होता है। तो अगर सिस्टम अपने इनिशियल स्टेट में रिटर्न हो जाए, एक साइक्लिक प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ, तो रिवर्सिबल तब होगा जब वो कोई ट्रेस इन्वायरमेंट में ना छोड़े, यानी कोई हीट या वर्क डन ना हो, ना तो हीट रह जाए कहीं। इसका मतलब क्या होगा, इन्वायरमेंट और जो मशीन है, सिस्टम है, दोनों कैसे होंगे, इनिशियल स्टेट में रहेंगे और टोटल एक्सचेंज ऑफ हीट 0 रहेगा, टोटल वर्क डन भी 0 रहेगा, तब वो रिवर्सिबल कहलाएगा। तो इसका मतलब रिवर्सिबल जो होगा वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी रहेगा, हीट इक्विलिब्रियम में भी रहेगा, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम रहेगा। उसमें कोई अगर केमिकल प्रोसेस है तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम में भी रहेगा। इसका मतलब कोई फ्रिक्शन वगैरह से एनर्जी लॉस नहीं होगी। जैसे आपका होता है फ्रिक्शनलेस पेंडुलम, तो फ्रिक्शनलेस पेंडुलम में वो अपने स्टेट को वापस आ जाता है, और अगर फ्रिक्शन नहीं है तो कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा। उसका टाइम पीरियड कब तक रहेगा, इनफाइनाइट टाइम तक। लेकिन जब लॉस ऑफ एनर्जी होगा तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होगा। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है तो उसी को कहते हैं इररिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे अगर कहीं लॉस ऑफ एनर्जी हो ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू एबनॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस, तो उन सब केसेस में वो इररिवर्सिबल हो जाएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस तभी पॉसिबल है जब केस आइडियल हो और प्रोसेस बहुत स्लो हो, प्रोसेस फास्ट ना हो। रिवर्सिबल प्रोसेस हमेशा क्या रहता है, स्लो प्रोसेस होता है। तो थोड़ा सा लिख लीजिए, रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल, लास्ट टॉपिक है ये थर्मोडायनेमिक्स का, रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए, इट इज डिफाइंड
It is defined as the process that can be reversed, without taking any trace on the surrounding or in the surrounding. Both system and surrounding are returned to their initial state at the end of the process. नेक्स्ट लाइन लिखिए, इन रिवर्सिबल प्रोसेस net heat and work exchange take place between source and surrounding is always zero. नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस टेक प्लेस वेरी स्लोली उसको कहते हैं क्वासी स्टैटिक स्टेट, QUASI, क्वासी स्टैटिक STATIC स्टेट, उसको कहा जाता है क्वासी स्टैटिक स्टेट। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस is in mechanical equilibrium, यही सब नीट में पूछा जाएगा, is in mechanical equilibrium। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, नेक्स्ट लिखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस इज इन केमिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, रिवर्सिबल प्रोसेस हैज नो फ्रिक्शन लॉस, बहुत से एग्जाम्पल इसके हैं, जैसे अभी बताया था, अगर कोई पेंडुलम है जिसमें कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा हो तो वो रिवर्सिबल हो जाएगा। अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है
तो वही इरिवर्सिबल है। जैसे अगर कहीं लॉस ऑफ एनर्जी है, जैसे फ्रिक्शन के अगेंस्ट कुछ वर्क है, तो वो रिवर्सिबल कभी नहीं हो, कुछ लॉस ऑफ एनर्जी हो जाएगी। नेक्स्ट लिखिए, इफ ए प्रोसेस इज नॉट रिवर्सिबल, इफ ए प्रोसेस इज नॉट रिवर्सिबल, not reversible, then it is said to be irreversible. बहुत से एग्जाम्पल हैं उसके कि नहीं, जिसमें प्रोसेस क्या रहता है, इरिवर्सिबल, जहां एनर्जी लॉस हो जाए, जैसे अगर फ्रिक्शन के अगेंस्ट लॉस हो जाए और किसी प्रोसेस में एनर्जी लॉस हो जाए, किसी दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर हो जाए, तो वो प्रोसेस क्या हो जाता है, इरिवर्सिबल। तो अब आपका ये थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक सभी खत्म हो गया। कुछ बाकी हो तो बताइए। जितना सिलेबस में था हमने सब पढ़ा दिए, और न्यूमेरिकल इस पर बहुत इजी होते हैं, ये जान लीजिए। बोरिंग लगा? ये इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें तो इतना कैलकुलेशन है। अभी काइनेटिक थ्योरी आप गए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये भी जानिए। कराया जाएगा ना यार, अभी आज ये 5वां क्लास है थर्मोडायनेमिक्स का। एक क्लास हमने उसमें ले लिया था काइनेटिक थ्योरी में, कुल 12 क्लास दोनों का अलॉटेड है, तो हम कम से कम 4 दिन न्यूमेरिकल ही कराएंगे। न्यूमेरिकल, चलिए कुछ क्वेश्चन भी करा देते हैं। चलिए लिखिए, नीट 24 में पूछा था इसका है? थर्मोडायनेमिक्स का ही अभी बता दे रहा हूं। अगला दिन जब क्लास होगा तो पहले डिस्कस कर लेंगे काइनेटिक थ्योरी जो बचा हुआ है वहां से, और उसके बाद सबका कंबाइंड न्यूमेरिकल कराएंगे एक में मिला करके। और कुल हमको 12 क्लास लेना है, अभी ये 6वां क्लास है, अभी 7वां है कि 6वां है। चलिए अभी बहुत है, जल्द हो जाएगा। चलिए लिखिए, ये नीट 24 में देखिए क्वेश्चन पूछा था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। लिखिए, इन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, in the thermodynamic system cyclic process take place, cyclic process take place, ABCD स्मॉल में लिखा था ABCD, the work done in the path BC is, द वर्क डन अभी फिगर में बनाऊंगा, द वर्क डन इन द पाथ बी सी, स्मॉल बी स्मॉल सी, बी सी इज, ऑप्शनल लिख लीजिए, -90 जूल, -90 जूल, -60 जूल, दूसरा -60 जूल, थर्ड लिखिए 0, थर्ड ऑप्शन 0, फोर्थ ऑप्शन 30 जूल। अब ये डायग्राम देखिए है, ए बी सी डी, ये 100 सेंटीमीटर क्यूब है जो फिगर में दिया था, वॉल्यूम इधर है, और ये 400 सेंटीमीटर क्यूब है। यहां पर जो प्रेशर है वो किलो पास्कल में है, एक है 100 किलो पास्कल और 300 किलो पास्कल।
ये है P, तो ये है 100 के पास्कल और ये है 300 किलो पास्कल। पास्कल जानते होंगे कि नहीं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वही तो पास्कल है। अरे भाई प्रेशर है तो फोर्स अपॉन एरिया। अब देखिए ये सवाल लगाना ही नहीं था, ये जो वैल्यूज दी है इनसे क्या मतलब है? कुछ नहीं। पूछा क्या गया है जरा सवाल देखिए, पूछा था वर्क डन इन द साइकिल, तो केवल BC में पूछा है। ABCD एक साइक्लिक प्रोसेस है, यहां से स्टार्ट हुआ, A से B, B से C से D और D से A। स्मॉल है, सब स्मॉल है लिखिए, यहां भी स्मॉल लिखे D। अब पूछा है कि B से C, तो कोई वॉल्यूम चेंज है ही नहीं। जब वॉल्यूम चेंज नहीं तो वर्क डन क्या है? 0। निकालना है कहीं? नहीं निकालना है। जिसको एक भी दिन जो पढ़ा होगा वो तुरंत बता देगा, ये जान लीजिए। और ये 24 का क्वेश्चन है, नीट 24 में पूछा था। तो WBC क्या है? वो 0 है। क्यों? नो, क्यों 0 है? नो वॉल्यूम चेंज, that is dV is equal to 0 implies that PdV is equal to 0 implies that dW is equal to 0। अब मान लो यही क्वेश्चन और पूछा होता, वर्क डन फ्रॉम A to B, तो पॉजिटिव होता कि निगेटिव? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होता? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो प्रेशर इंटू चेंज ऑफ वॉल्यूम, और प्रेशर ये रहता, अगर A to B आप निकालते तो हम सब निकाल दे रहे हैं। मान लो कभी पूछ लिया जाता, आंसर तो आ गया, थर्ड ऑप्शन आपका सही है। अब मान लो हम निकाल दे WAB, तो WAB कितना है? P यानी 100 इंटू 10 to the power 3 किलो का मतलब यही हुआ। और वॉल्यूम चेंज क्या है? V2 माइनस V1, तो 400 माइनस 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो यूनिट क्या है? सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलोगे ना, कितना? 10 to the power माइनस 6। अब कितना आया? ये हो जाएगा 3, तो ये हो गया 100 और ये हो गया 300 और 10 to the power माइनस 3, तो कितना आया? देखिए 30 आया, 3 पावर यहां से कट जाएगा, तो 30 जूल हो गया A से B तक के लिए। क्या दिक्कत है आप बताओ? आप तबीयत खराब है क्या कुछ है? इसी तरह से अब BC तो निकल ही आया, अब आप CD निकालो, WCD निकालो, बताओ कितना हुआ? प्रेशर क्या रहेगा? ये रहेगा 300 इंटू 10 to the power 3, और वॉल्यूम चेंज क्या हुआ? 100 माइनस 3, 400, तो ये हो गया 100 माइनस 400 इंटू 10 to the power माइनस 6, तो निगेटिव हो गया 300 और 300, तो 90, कितना हो गया? 90 जूल हो जाएगा ना। क्लियर भाई? 2 जीरो यहां और 2 जीरो यहां से, 4 जीरो आया और 3 7 जीरो और 6 कट गया, 1 जीरो बचेगा, 3 इंटू 3 9, तो 90 जूल, लेकिन निगेटिव है कि नहीं है? फिर WDC DA भी 0 है ना, अरे उसमें भी वॉल्यूम चेंज नहीं है। और WABCD कितना होगा? WABCD कितना हो जाएगा? इसी की एरिया है, या सब्ट्रैक्ट कर लो ना प्लस माइनस, तो ये 0 और ये 0, ये 30 और ये माइनस 90, तो माइनस 60, तो माइनस 60 जूल। और प्रोसेस कैसा है?
एंटी क्लॉकवाइज, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, इट इज ऑलवेज। वैसे निकाल लो, ये 300 और ये 200 कि नहीं, और 10 to the power 3 और 10 to the power -6, तो कितना आया? -60 आया। तो अगर कुछ और भी पूछा होता सब आप लगा लो, पूछा जो था वो तो आ ही गया। जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो सब अगर पूरा ध्यान से पढ़े हैं तो एकदम हर एक सवाल क्लियर आएगा, ये जान लीजिए। नेक्स्ट लिखिए, नीट 23 में पूछा था, ये अपने से लगा लोगे, ये भी वो भी लगा लिया था, ये भी लग जाएगा, ये जान लीजिए। लिखिए, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, efficiency of Carnot engine is 50%. is 50%, 50% है, and the absolute temperature of source, the absolute temperature of source is 327 डिग्री सेल्सियस, 327 डिग्री सेल्सियस। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर आप निकाल लो, सेल्सियस टेम्परेचर एब्सोल्यूट में तो होता नहीं है, तो +273 ऐड कर लेंगे। देन द सराउंडिंग टेम्परेचर इज, then the surrounding temperature is number 1 200 degree Celsius, number 2 है 200 डिग्री सेल्सियस, नंबर 2 27 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में ही दिया है 27, नंबर 3 15 डिग्री सेल्सियस, नंबर 4 100 डिग्री सेल्सियस। बहुत छोटा सा आसान सवाल है। तो 327 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में बदलना पड़ेगा। तो ईटा क्या अभी बताया था, ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1, परसेंटेज है तो गुणे 100, या यहीं आप 50% लिखो तो ऐसे लिखोगे, इसको नहीं लिखोगे तो यहाँ आ गया, कितना आ गया 50% माने 50/100, ये 50/100 हो गया। हाँ, आंसर 27 है। लग गया? अरे लिखा भी तो है, Q1 Q2 के टर्म में नहीं, T1 T2 के टर्म में है कि नहीं है? तो ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। अब ईटा 50% है तो 50/100 1/2, और ये 1 माइनस T2 पूछा गया है, और T1 कितना होगा 600। क्यों? T1 है 327 डिग्री सेल्सियस, तो कैपिटल T1 327 प्लस 273, तो ये हो गया 600 केल्विन। तो अब कितना आया, ये 1/2 इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई 600, तो T2 बाई 600 कितना हुआ, T2 बाई 600 इक्वल टू 1 माइनस 1/2, तो अगेन 1/2, तो T2 इक्वल टू 600 ऊपर गया, बाई 2 नीचे है,
तो 300 केल्विन कि नहीं, अब केल्विन में नहीं दिया है तो स्मॉल T2 इक्वल टू 300 माइनस 273, तो कितना हो गया 27 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल में स्मॉल लिखा जाता है और केल्विन में कैपिटल। तो यही आंसर हो गया। सबको आ जाता है, ये नहीं आता? अगर पढ़े हैं तो सबको आएगा। तो बहुत कठिन सवाल दिखेगा नहीं, ऐसे बहुत कठिन नहीं दिखेगा, बस आपको मेमोरी में रखना है कि क्या होता था। चलिए आगे देखिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन 22 का, नीट 22 का देखिए। अब 24 हो गया, 23 हो गया, 22। न्यूमेरिकल घर पर खूब लगाइए तभी काम बनेगा। हाँ लिखो, एन आइडियल गैस प्रोसेस an ideal gas passes through four process, passes through four process. These process are, number one, these process are, वैसे लिखिए, these process are adiabatic, adiabatic, एडियाबैटिक को हिंदी में रुद्धोष्म, दुकामा आइसोथर्मल, समतापी, आइसोथर्मल। अरे लिखो क्वेश्चन, कामा आइसोबरिक, आइसोबरिक माने एट कांस्टेंट प्रेशर, समदाबी, एंड आइसोकोरिक, समायतनी। विच प्रोसेस रिप्रेजेंट एडियाबैटिक, फिगर अभी मैं बनाऊंगा। विच प्रोसेस रिप्रेजेंट एडियाबैटिक। नंबर 1 लिखो, ऑप्शनल 3, नंबर 1 का ऑप्शनल लिखो 3, दूसरे में 4, तीसरे में 1, चौथे में 2, अब ये प्रोसेस में बना दे रहा हूं जो फिगर में दिया हुआ था, देख करके तुरंत आ जाएगा, ये भी आप जान लो। अगर मेमोरी में आपके होगा तब। यहां पर प्रेशर है, यहां पर वॉल्यूम है, और एक इनिशियल स्टेट ये है। अब एक प्रोसेस ये है सीधे नीचे, ये 1 है। कौन सा प्रोसेस है ये? आयतन कांस्टेंट है, सम आयतनी, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक है ये। और एक ऐसे है, ये 4 है, तो ये क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर नहीं बदल रहा है ना, तो आइसोबैरिक प्रोसेस है। अब एक ऐसे है, और एक ऐसे है, तो ये कौन सा है? एडियाबैटिक है ये।
और ऊपर वाला आइसोथर्मल है। एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा रहता है और वर्क डन कम रहता है, वो भी देख सकते हो। और इसका स्लोप कम रहेगा, वर्क डन ज्यादा रहेगा। ये एक्सपेंशन है ना। क्लियर हो गया? आंसर आया कि नहीं? चौथा है, चौथा सबको आ जाना चाहिए, जान लो। अगर पढ़ाया हुआ ध्यान दिया तो सबको आ जाना चाहिए। ये 22 में पूछा था। अब इसमें कई सवाल आ गए। देखिए यहां पर ये सीधा नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम नहीं बदल रहा है इस वाले पर, तो आइसोकोरिक। इस पर प्रेशर नहीं बदल रहा है, आइसोबरिक सीधा है। अब इसमें स्लोप देखना है। अब गैस का एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं? यहाँ वॉल्यूम कम है और इधर वॉल्यूम ज्यादा है, तो एक्सपेंशन ऑफ गैस है। तो आइसोथर्मल का स्लोप है -P/V, एडियाबैटिक का -गामा टाइम्स P/V। तो एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होगा, तो इसका स्लोप ज्यादा है। तो ये एडियाबैटिक है और ये आइसोथर्मल। तो एडियाबैटिक कौन सा पूछा था? तो 2, एडियाबैटिक ही तो पूछा था, तो 2 है। तो दूसरा किसमें ऑप्शनल में है? चौथे में है। बनाइए जल्दी। अब इसी में हमने बताया था वर्क डन अगर पूछ लिया जाता तब वर्क डन किसमें ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा वर्क डन आइसोबरिक में सबसे ज्यादा, और सबसे कम आइसोकोरिक में 0, और उससे कम आइसोथर्मल में, और उससे भी कम एडियाबैटिक में। तो अगर देखा जाता तो ये ऐसे भी लिख सकते थे, सबसे कम तो W1 है, इसमें 0 है, वर्क डन है ही नहीं है। अब इससे ज्यादा है W एडियाबैटिक, उससे ज्यादा है W आइसोथर्मल, और सबसे ज्यादा है W आइसोबरिक एट कांस्टेंट प्रेशर, कि नहीं? तो ये 2, 3, 4 ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे हमने ऐसे लिख दिया है। आप अगर वो जान रहे हो तो ऐसे लिख सकते थे, W1 इसके लिए, और फिर W2 दूसरे के लिए, W1 लेस देन W2 लेस देन W3 और लेस देन W4, और ये 0 है और ये मैक्सिमम है, कि नहीं है? तुम नहीं समझ पा रही हो क्या? बोलो। हाँ, बताने को नहीं, जो आप पूछो वो बता रहे हैं। प्रोसेस मालूम है ना? प्रोसेस कई है हमारे पास, 6 तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। एक होता है आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, दूसरा है आइसोबरिक जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तीसरा आइसोकोरिक जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, चौथा एडियाबैटिक, हीट एक्सचेंज नहीं होता है, पांचवा साइक्लिक जिसमें उसी सिस्टम में रिटर्न होता है, और छठवां है आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें प्रोसेस हो। तो जहां प्रेशर कांस्टेंट हो, तो यहां ध्यान रखो ये प्रेशर लाइन है, ये प्रेशर लाइन है। तो अगर कोई वैल्यू फिक्स है, आगे बढ़ेंगे, जैसे ये लाइन देखो, इसमें प्रेशर बढ़ रहा है कि घट रहा है कि कांस्टेंट है? प्रेशर ना बदल नहीं रहा है ना, जितना प्रेशर यहाँ पर था यहाँ भी वही, वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ। तो ये आइसोबरिक प्रोसेस। इस पर देखो, इस पर वॉल्यूम नहीं बदल रहा है, यही वॉल्यूम सब जगह है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो ये आइसोकोरिक है। अब ये 2 चेक करना है कि कौन आइसोथर्मल है और कौन एडियाबैटिक है। तो आइसोथर्मल में जो स्लोप होता है वो कम होता है, ये है dP/dV -P/V, ये रहता है आइसोथर्मल के केस में। तो ऐसे लिखते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और एडियाबैटिक में dP/dV, ये एडियाबैटिक के केस में -गामा P/V। तो ये तो दोनों में है P/V, माइनस भी दोनों में है। अब गामा 1 से बड़ा है, 1 से
तो ये स्लोप ज्यादा है और ये स्लोप कम है। तो स्लोप इसका ज्यादा है कि इसका ज्यादा है? नीचे वाले का स्लोप ज्यादा है और ऊपर वाले का स्लोप कम है। क्लियर, समझ में आया? तो ये एडियाबैटिक और ये आइसोथर्मल है। अब वर्क डन कैसे बताते हैं? W है या dW है, P इंटू dV, प्रेशर इंटू चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा। इसमें वॉल्यूम चेंज है नहीं, वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है ना, तो वर्क डन 0। इसमें वॉल्यूम सबसे ज्यादा चेंज हो रहा है, देखो, और प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये पूरी एरिया, ये क्या आता है? ये होता है एरिया, ये है एरिया इनक्लोज्ड बाय द प्रेशर वॉल्यूम कर्व। तो ये सबसे ज्यादा एरिया है, तो इस वाले में वर्क डन सबसे अधिक है। अब इसमें वर्क डन कितना है? ये एरिया है तो कम हो गया, इसमें वर्क डन और कम है तो ये और कम हो गया, और इसमें तो 0 ही है, तो यही चीज यहां लिखा हो। और ये थ्योरी में रोज नहीं आती हो, इसलिए दिक्कत है। रोज आओ पढ़ने, कहीं और जाती हो क्या? और कोई सिलेबस पढ़ती हो, बीएससी या कहाँ से? तो वहां कहाँ जाना रहता है? जाने नहीं रहता है। आप रोज आओगी ना, रोज आओगी तो सब आएगा, ये जान लो। हाँ, स्लोप नहीं, वर्क डन। स्लोप नहीं डिफर करेगा, वर्क डन डिफर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नीट 18 का लिखिए क्वेश्चन, नीट 18 का। लिखिए, इफिशियंसी ऑफ एन आइडियल इंजन, efficiency of an ideal engine operating between melting point and boiling point of water, melting point and boiling point of water is, नंबर 1 लिखिए ऑप्शनल 6.25%, 25, नंबर 2 20%, नंबर 3 26.8%, नंबर 4 12.5%। अब पिछला सवाल जो था वही ये भी है, लेकिन अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर मालूम होना चाहिए। कितना है पीछे बताओ, तुम बोलो ना पीछे, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? कितना है? कितने डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो डर क्यों रही हो? 100 डिग्री सेल्सियस। और मेल्टिंग पॉइंट यानी आइस जब मेल्ट होता है वो भी तो वाटर ही है, स्टेट अलग है ना। कितना? बर्फ का टेम्परेचर कितना होता है? 0, उसी पर मेल्ट होता है वो, तो 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब ये T1 है, यहां से T1 कितना होगा? 327 केल्विन होगा ना। कैसे आया? हमने क्या ऐड कर लिया? 327 कैसे हो गया? बोलो ना, तुम बताओ। अच्छा है, कैसे आ गया? डिग्री सेल्सियस से हमने किस में बदल लिया? केल्विन में ने। कितना जोड़ते हैं? 273। तो ऐड किया तो 373 नहीं हुआ है? ऐसे बैठी रहोगी तब कुछ आएगा। और ये कितना होगा फिर? T1 T2 0 है तो कितना लिखें?
अरे 0 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन? 273 ही है। ये तो पहले दिन बता दिया था 273.15 और कि नहीं। अब वो दशमलव वाला नहीं लिखते हैं, इन्हीं के बीच चल रहा है वो। बैठो, इफिशियंसी निकालना ईटा। ईटा कितने रोड निकाल लेंगे अब जल्दी बताओ। ईटा इक्वल टू है 1 माइनस T2 बाई T1 इंटू 100। परसेंटेज पूछा है, निकालो कितना आया। पहला कितना है? सही है, लगाई तब भी गलत हो गया। अरे वैल्यू ही रखना था भाई। 1 माइनस T2 ये है 273 अपॉन 373 इंटू 100। तो ये कितना हुआ? 373 माइनस 273 बाई 373 इंटू 100। तो ये 100 है ऊपर वाला, 100 इंटू 100 अपॉन 373। कितना आया है? 26.8%। पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब कुछ लोग नहीं लगा पाए होंगे, हो सकता है। क्यों? अगर वो नहीं याद रहेगा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो कैसे लगाओगी? या फार्मूले नहीं याद है तो कैसे लगाओगी? देख लीजिए, इतने छोटे छोटे सवाल पूछे गए हैं। पूरी थ्योरी जो पढ़ा डाला इतना बड़ा बड़ा, वो सब कुछ नहीं पूछा है। चलिए, नीट 19 का लगा लो पहले। नीट 19 का ओरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए पहले। इन विच प्रोसेस neither heat absorbed nor liberate, neither heat absorbed nor liberate। नंबर 1 लिखो आइसोथर्मल, नंबर 2 एडियाबैटिक। आइसोथर्मल, नंबर 2 एडियाबैटिक, नंबर 3 आइसोबारिक, नंबर 4 आइसोकोरिक। तो लगाना कहाँ था? इसमें तो लगाने नहीं है। जो प्रोसेस जान रहा है उसको ही मालूम है, कई बार कह चुके हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। ये 19 में पूछा था। आप लोग बहुत प्रेशर लेके ना पढ़ो, बहुत इजी है, नहीं टफ आता। अभी 24 वाला सवाल देखा? 24 कै साल पहले था? हाँ, तुम्हारे समय ही केवल टफ आए। देखो, कुछ क्वेश्चन तो टफ रहेंगे ही। कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लगाना कठिन होता है, लेकिन 40 क्वेश्चन, 35 से 40 आप लगा सकते हो। 35 क्वेश्चन तक, 30-35 क्वेश्चन इजी रहता है नीट में, जान लो। कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे रहेंगे जो देखते ही आ जाएगा, लेकिन कुछ टफ भी रहेंगे, ऐसा नहीं होता। और सिलेक्शन उसी में होता है। 25 वाला 25 वाला देखे तो नहीं थे हम। अब वो किताबों ताबम तो है नहीं, हमारे यहाँ कोई दिया नहीं था। चलो ठीक है। चलिए क्वेश्चन और देखिए। 16 का बताओ। अभी लगेगा कि ये भी बहुत इजी था। लिखो, एक गैस
कंप्रेस्ड, एक्सपेंड नहीं हो रहा, कंप्रेस हो रहा है। ए गैस कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम, टू हाफ आधा, हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम है। ए गैस कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम in isothermal and adiabatic process, in isothermal and adiabatic process, then नंबर 1 ऑप्शन लिखो, W isothermal ग्रेटर देन W एडियाबैटिक, W isothermal ग्रेटर देन W एडियाबैटिक। नंबर 2 उल्टा कर दो, W एडियाबैटिक ग्रेटर देन W isothermal, W एडियाबैटिक ग्रेटर देन W isothermal। तीसरा लिखो, W isothermal इक्वल टू W एडियाबैटिक। अगला लिखो, इट डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ गैस, इट डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ गैस। अब बताइए, ये तो मैं कई बार बता चुका। सेकंड वाला कंप्रेशन है, हाँ, तो कंप्रेशन में एडियाबैटिक ज्यादा है, आइसोथर्मल कम है, उल्टा होता है। एकदम ऐसे लगाओ कि रट जाए एक एक सवाल, और इसमें कोई भी आए तुरंत कर लो, ऐसे ही। इसीलिए कहा जाता ना, एक चैप्टर में कम से कम 100 सवाल, 100 ऐसे बनाओ, उसमें से जिससे आ जाए कोई न कोई। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट लिखिए 1913 का है, ये थोड़ा लगाना पड़ेगा। 13 का क्वेश्चन है, लिखिए, ए गैस टेकन थ्रू द साइकिल ABCA अब फिगर बनाएंगे अभी। व्हाट इज नेटवर्क डन, व्हाट इज नेटवर्क डन बाय द गैस, नंबर 1 लिखो, 2000 जूल, 2000 जूल। नंबर 2 दूसरा ऑप्शन 1000 जूल, तीसरा 0, चौथा -2000 जूल। डायग्राम है ये नहीं है, और पहले से बता रही हो। ये वॉल्यूम है, यहाँ पर प्रेशर है, और ये एक 10⁵ के मल्टीपल में है। फिगर में ये नहीं है,
10⁻³ मीटर क्यूब में है ये। बताइए कितना आया? 7 है, 7 मिडिल में है, ऊपर 6 है। ये फिगर ऐसे बना हुआ क्लियर, और यहाँ 7 पर है। कितना वर्क डन है? अरे लगाने को छोड़ो, क्या निकालोगी? एरिया निकालोगी। साइकिल है ना, और क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? तो पॉजिटिव होगा, तो निगेटिव वाला वैसे हट गया कि नहीं। और कितना आया? एरिया माने W = हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस ये है 7 में से 2 गया, तो 7 - 2 इंटू 10⁻³ और यहाँ 4 6 - 2 इंटू 10⁵। ये हो गया हाफ, 5 इंटू 10⁻³ ये 4 10⁵। तो ये कितना हो गया? ये 2 हो गया, तो ये 10 आया, और यहाँ 10⁻², तो कितना आया? जूल। तो लगाना था, समझे होंगे तो तुरंत लगेगा। ये भी नीट में ही पूछा है। अभी बहुत सवाल हम लगवाएंगे, बहुत टाइम मिलेगा तो बहुत लगवाएंगे। हाँ, सब अगले में, अभी अगले दिन पढ़ाऊँ, बताऊंगा अगले दिन, सब बताऊंगा जितना है। लाओ 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 यहाँ।